हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं। एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक, बहुत ही इजी सा टॉपिक, जो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में बहुत कॉमन है। और बच्चे जब नया नया फिजिक्स या मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं तो सबसे बिगिनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि सर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है। क्योंकि जब हम मोशन को स्टडी करना शुरू करते हैं ना, जब हम पहली बार फोर्सेस से मिलते हैं, इनर्शिया पढ़ते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम पहली बार मिलते हैं, जब से न्यूटन की फिजिक्स हमारे कोर्सेज में आती है, तो ये टर्म बार बार रिपीट होता है, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस आखिर क्या चीज़ है, हम उसको कहाँ देखते हैं, किस जगह पे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सॉरी फॉर द राइटिंग, मेरी राइटिंग ऐसी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की जब हम बात करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम मोशन को ऑब्जर्व किस तरीके से करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हम अगर अपने मोशन को किसी 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना चाहें या किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एक 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल मोशन को अगर हम एक प्लेन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम किस तरीके से करेंगे। तो आपके पास 2 या 3 ऐसे टूल्स होने चाहिए जिसकी मदद से आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑब्जर्व कर पाओ या फिर आप किसी भी मोशन को बता पाओ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है एक्सिस। जो हमारी एक्सिस है जिस पे हम अपने मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है, मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने जिसमें ग्राफ्स के बारे में बताया था या फिर जिस तरीके से हम लोग मोशन को डिपिक्ट करते हैं, तो उसका एक बड़ा क्रूशियल सा जो है फैक्टर है कि हम एक्सिस को लेते हैं। अगर हमें एक पेपर पे, एक प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है किसी भी चीज़ के मोशन को, तो वी विल नीड अ सिस्टम ऑफ एक्सिस दैट डिपिक्ट ऑल द 3 डायमेंशंस ऑफ मोशन। तो हमारे जो 3 एक्सिस होने वाले हैं, चलिए हम ये 3 एक्सिस देखते हैं। ये है हमारे 3 एक्सिस। इसको आप एक्स एक्सिस ले लीजिए, इसको आप वाई एक्सिस ले लीजिए, इसको आप जेड एक्सिस ले लीजिए। ठीक है, ये 3 एक्सिस है और तीनों एक्सिस हम जानते हैं कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए अब मानते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसके मोशन को हमको ऑब्जर्व करना है, और जब भी हम किसी भी चीज़ के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो जहाँ हम खड़े हैं हम मानेंगे कि हम इस एक्सिस के ऑरिजिन पे खड़े हैं। हम ऑरिजिन पे खड़े हैं, यानी कि ये जो है ये हमारा पोजीशन होने वाला है। ठीक है, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि आप इस एक्सिस के ओरिजिन पे हैं और आप इस ओरिजिन पे खड़े होकर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि एक्सिस में किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन पे हो सकता है, अलॉन्ग किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकता है। अब मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, वो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहला कि अगर हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा फ्रेम है, ये जो हमारा एक्सिस है, ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हैं और आप इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है या मूव कर रहा है, इसको जानने के लिए हमको एक स्पेशल स्केल की ज़रूरत होगी। हम कैसे पता करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या हम मूव कर रहे हैं, है ना। तो हमको एक पैरामीटर की ज़रूरत होगी, किसी एक क्वांटिटी की ज़रूरत होगी, है ना, एक स्केल की ज़रूरत होगी। अगर हम ज़्यादा प्रिसाइज होके बोले तो हमें एक स्केल की ज़रूरत होगी। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट के या फिर अपने सिस्टम के मोशन को ऑब्जर्व करना है तो हमें एक लेंथ चाहिए होगा, हम एक लेंथ स्केल लेंगे, राइट। हमें एक लेंथ स्केल चाहिए होगा, यानी लेंथ के ऊपर जो है आपका ऑब्जेक्ट आगे जाएगा या पीछे जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यानी ये ऑब्जेक्ट आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है या वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है या जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है, ये आपको आपका लेंथ स्केल ही बताएगा कि वो कितना आगे गया। 1 मीटर आगे गया, 2 मीटर आगे गया, कितना आगे जा रहा है, कितने यूनिट्स को ट्रैवल कर रहा है, किस डायरेक्शन में, ये आपको लेंथ स्केल ही बताएगा। ठीक है, अब जब ये मोशन करना शुरू करेगा तो आप कैसे पता करोगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर गया है या नहीं किया है। मान लो कि आप यहाँ खड़े थे, आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ देखा, ठीक है, और आप मान लो कि थोड़ी देर बाद आप देखते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ चला आया है। ठीक है, अगर फिजिक्स के नज़रिए से देखोगे तो ऑब्जेक्ट दोनों ही केसेस में रेस्ट पे है। आपने यहाँ देखा तब भी ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा था, और आपने जब यहाँ देखा तो भी ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा था। तो कायदे से तो इन दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है।
है ना, रुका हुआ है। लेकिन अगर आपको ये शो करना है कि ऑब्जेक्ट में मोशन हुआ है तो हमें एक और सेकंड चीज़ की ज़रूरत होगी, और वो है जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट के मोशन को आप ऑब्जर्व करोगे, यानी कि टाइम स्केल। ठीक है, आपको चाहिए होगा लेंथ स्केल और आपको चाहिए होगा टाइम स्केल, यानी कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर गया, इसका मतलब आपके ऑब्जेक्ट में मोशन हुआ है। ठीक है, तो हमें अपने, अगर हम इतनी सारी चीज़ों को डिफाइन कर देते हैं, अगर हम ये लेंथ स्केल, टाइम स्केल, हमारे एक्सेस को अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं पेपर पे, तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो सेटअप है, इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, हमारे 3 एक्सेस, हमारा लेंथ और हमारा टाइम और हमारा ऑब्जेक्ट का मोशन, अगर इतनी चीज़ें हम एक पेपर पे डिपिक्ट कर पाते हैं तो ये हो जाता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जिस जगह से आप किसी भी चीज़ के मोशन को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अब फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में हम इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और दूसरा होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बड़ा थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा हायर सेटअप में आता है, थोड़ा आगे चल के आता है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। अगर आप इनको समझना चाहेंगे तो इसमें कुछ ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको एक बार में समझ में ना आए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जब ये टर्म आता है इनर्शियल, इनर्शिया, जब हम इनर्शिया को पढ़ते हैं तो हमने, क्योंकि न्यूटन का ये जो पहला नियम है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, आप हमेशा याद रखिए, हम चाहे वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें या हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, दोनों के सेंटर में, दोनों के कोर में न्यूटन का पहला लॉ ही है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ही होने वाला है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहता है, वो हम जानते हैं कि वो हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है। और लॉ ऑफ इनर्शिया कहता क्या है भाई, कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0, राइट। यानी कि आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, अगर उन सब का सम 0 है तो वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो वो सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। ये है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारी बॉडी जब यहाँ रखी हुई थी, अगर हमारे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारे ओरिजिन के हिसाब से अगर इस बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका कोई रिजल्टेंट नहीं निकल रहा है, वो फोर्सेस किसी भी तरह का असर नहीं डाल रही हैं, और जो नेट रिजल्टेंट है वो 0 है, जिसके कारण हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही है। ठीक है, अगर ये बॉडी कंटिन्यूसली एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो वहाँ पे फिर वही चीज़ हो जाएगी कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, एक सम ऑफ फोर्सेस 0 हो और दूसरा एक्सेलरेशन 0 हो। आपके बॉडी का एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए, ठीक है, फोर्स 0 होना चाहिए और एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो नेट फोर्सेस हैं वो 0 रहती हैं, बॉडी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है, उस फ्रेम को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जिसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड रहते हैं, उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ गया? इसमें अब इसको मैं बहुत आसान लैंग्वेज में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि आपका ये जो फ्रेम है, यानी जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं मोशन को और जहाँ आपकी बॉडी है, दोनों में से कोई एक चीज़ स्टेशनरी होनी चाहिए और उसके रिस्पेक्ट में आप दूसरे के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि हमारा जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये स्टेशनरी है, और यहाँ एक स्टेशनरी पॉइंट पे खड़े होकर आप इस ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के जो आप देखते हैं, जैसे आप किसी स्टेशन पे खड़े हो और आप चलती हुई ट्रेन को देखते हो। ठीक है, तो वो जो है एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जहाँ पे आपको फोर्सेस लगाने पड़ेंगे बॉडी को मूव कराने के लिए। अब जब आपने इस बॉडी पे मोशन, इस बॉडी का मोशन आपने ऑब्जर्व करना चालू किया है, इस बॉडी पे फोर्सेस लगने चालू हो गए, और अगर इस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन आ जाता है तो वहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी इनर्शिया को ओवरकम कर गया ना। हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ते थे कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। लेकिन अगर आप किसी मोशन वाली बॉडी को रोक देते हैं या रुकी हुई बॉडी को धक्का देके उसको चला देते हैं, यानी कि आपने उसके इनर्शिया को खत्म कर दिया है ना, यानी अब वो इनर्शिया के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शिया के लॉज को फॉलो नहीं करता है वो कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ
रेफरेंस। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नेट फोर्सेस हैं वो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना, और जो एक्सेलरेशन है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो नेट फोर्सेस हैं वो जीरो है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रहेगा कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, एक्सेलरेशन होगा। अब मान के चलो यार कोई बॉडी कोई आपने ऑब्जेक्ट यहाँ टेबल पे रख रखा है, स्टेशनरी है, इसमें इनर्शिया है, आपने इस बॉडी को धक्का दे दिया, इस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो यानी कि इसमें एक्सेलरेशन आ गया ना, अब ये इनर्शिया को ओवरकम कर चुका है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, अब इसका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बहुत सारे सिंपल एग्जांपल्स हो सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे जब आप पे कोई फोर्स लग नहीं रहा है लेकिन आप फिर भी अपने इनर्शिया को ओवरकम कर जाते हैं। जैसे आप एक बस में बैठे हुए हो और आपके ऊपर कोई फोर्सेस नहीं लग रहा हो, कोई आपको धक्का नहीं दे रहा हो, कोई कुछ ना कर रहा हो, आप सो रहे हो और बस अचानक रुक जाए, ब्रेक लगा दे ड्राइवर, तो हम क्या होता है कि हम अपने इनर्शिया को ओवरकम कर जाते हैं, हम आगे की तरफ गिर जाते हैं, और जब आगे की तरफ गिरते हैं तो वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, है ना। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखने लायक थी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। याद रखिएगा कि हम लोग जब भी फिजिक्स में डील करते हैं तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में ही डील करते हैं, क्योंकि ये डील करना ज़्यादा आसान होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन के लॉज के अगेंस्ट चला जाता है, वो न्यूटन के जो सिद्धांत हैं, न्यूटन के जो लॉज हैं, क्योंकि हम उसमें ऑपरेट कर बहुत आसानी से ऑपरेट करते हैं, तो इसमें जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के केस में आते हैं तो वहाँ पे न्यूटन के लॉज काम नहीं करते हैं, तो हम जानबूझ के कुछ ऐसे फिक्शनल फोर्सेस लगाते हैं। देखो क्या है ना कि अब मान लो कि तुम बस में आगे की तरफ गिरे और तुम आगे की तरफ जर्क कर गए और बस सडनली रुकी थी, अब तुम पे तो किसी ने कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन जब हम इसके न्यूमेरिकल्स पे पहुंचेंगे, जब मैथमेटिकली जब इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे, तो हम अपनी आसानी के लिए, अपने कैलकुलेशंस और अपनी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम मान लेते हैं कि किसी एक फोर्स ने मेरे ऊपर एक्ट किया होगा, किसी ने कोई फोर्स लगाया होगा। ठीक है, हो सकता है कि बस के मोशन ने मेरे ऊपर कोई एक फिक्शनल फोर्स लगाया हो, ऐसे फोर्स को हम लोग फिक्शियस फोर्सेस कहते हैं या फिर सूडो फोर्सेस कहते हैं, सूडो फोर्सेस या फिर फिक्शनल फोर्सेस या फिर फिक्शियस फोर्सेस। अब ये सूडो फोर्सेस या फिक्शियस फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है ये, क्योंकि देखो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना, यहाँ से न्यूटोनियन फिजिक्स के भी रास्ते खुल जाते हैं और रिलेटिव फिजिक्स के भी रास्ते खुल जाते हैं, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है फिजिक्स आगे चल के, और ये उसका बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। तो आपको ये समझने के लिए आपको कई सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी जो आपको थोड़ा लगेगा कि अजीब है, लेकिन ऐसा होता है, हमारी दुनिया ऐसी ही है। ठीक है, तो सूडो फोर्सेस या फिक्शनल फोर्सेस हम अपने कैलकुलेशन के लिए उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं हमारी इक्वेशंस में और हमारी थ्योरी में, ताकि हमको उसको निकालना आसान हो। ठीक है, तो ये वो फोर्सेस हैं जो कि हम लोग ऐड करते हैं वाइल चेंजिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो मेरे हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट है नहीं कि समझ में ना आए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ध्यान रखिएगा, ये वो पॉइंट है, वो पोजीशन है जहाँ से खड़े होकर आप किसी बॉडी के पोजीशन को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बारे में इक्वेशंस बनाते हैं, आप उसके बारे में चीज़ें निकालते हैं। अगर इसको हम थोड़ा कैलकुलस से करके देखना चाहें तो मैं अभी आपको बताता हूँ कैलकुलस के थ्रू इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, अब अगर इसी चीज़ को जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, इसको कैलकुलस के अकॉर्डिंग हम समझना चाहेंगे, ये खासकर 11th-12th के बच्चों के लिए जो कैलकुलस में डील करना जानते हैं। तो ये देखिए, हम मानते हैं कि हमारा एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसको तीनों एक्सिस में हम ले रहे हैं। ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस। ठीक है, हमारा कोई बॉडी है जिसपे जो नेट फोर्स है, मैंने अभी अभी बताया, जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। अब नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है, कैलकुलस की लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा md² x अपॉन dt² इक्वल टू 0, md² y अपॉन dt² बराबर 0 और md² z अपॉन dt² बराबर 0 होना चाहिए, है ना। ये तीन चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाला लायक होंगी। ये क्या है भाई, d² x, d² y और d² z अपॉन dt², ये तीनों एक्सेलरेशंस है ना।
अब देखो, क्योंकि फोर्सेस जीरो थे, हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन होगा ना, एक्सेलरेशन हमारा जो पोजीशन है उसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो फोर्स है वो क्या है, m इंटू ए, और f अगर हम डी एफ अपॉन डी टी करते हैं, स्मॉल टाइम में करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाएगा, ये अलॉन्ग जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि बॉडी पे नेट फोर्सेस जीरो हैं, तो ज़रा ये अगर m जो कांस्टेंट है हमारा, इसको अगर हम हटा भी लेते हैं 2 मिनट के लिए, तो देखिए क्या होने वाला है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो कांस्टेंट है वो हम हटा देते हैं, यानी कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, है ना। इसका मतलब है कि अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये एक्स वाई और जेड की तरफ जो एक्सेलरेशंस होंगे, ये जो वेलोसिटी रही होंगी, वो एक कांस्टेंट रहा होगा, क्योंकि एक कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना। इसका मतलब कि x अपॉन टी इक्वल्स टू वाई अपॉन टी इक्वल्स टू जेड अपॉन टी, ये जो इनकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो रही होंगी, हम ux मान लेते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख लेंगे तो काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। जो ux था अलॉन्ग x कॉम्पोनेंट इक्वल्स टू u ऑफ y कॉम्पोनेंट इक्वल्स टू u ऑफ z कॉम्पोनेंट, है ना, और ये सब क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, ठीक है। यानी कि x एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग और z एक्सिस के अलॉन्ग जो भी वेलोसिटी रही होगी इसकी, ये कांस्टेंट रही होगी, या तो वो जीरो ही रहा हो या फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा हो। इस केस में, दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन जीरो होगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा, नेट फोर्सेस जीरो होंगे, तो ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। अगर ये चीज़ नॉट कांस्टेंट हो जाएगा, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, और उस केस में हमको एक सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ जाएगा, हमको अपने इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये था आज का फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में ट्रांसलेशन मोशन किस तरीके से होता है, कोरियोलिस फोर्सेस का इंट्रोडक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्सेस कैसे आते हैं, अगर हम अपने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ट्रांसलेशन आगे या पीछे का मोशन कराते हैं, तो वहाँ पे जो सूडो फोर्सेस आएंगी वो एक ही सिंगल फोर्स से काम चल जाता है। लेकिन जब आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑसिलेट कराने लगो या फिर उसको रोटेट करा दो, तो वहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपको लगाना पड़ जाएगा, और एक कोरियोलिस फोर्स भी लगेगा जो कि परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वो दो फोर्सेस वहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, इन केस अगर आप एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम में डील करने लगते हैं तो वो हायर चीज़ें हैं, वो ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से ये जो बेसिक फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप लोगों के मन में, या कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम लोग उसके अपने अगले वीडियो में वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताइए, ताकि ऐसी और ढेर सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।